प्रस्तुत है इमरजेंसी का भाग 11 आपातकाल की यातनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। देश के अंदर जहां एकता की बातें होने लगी थीं, वहीं लंदन में 24 अप्रैल को 300 प्रवासी भारतीयों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत में पाबंदी वाले राज के खिलाफ एक मुहिम की योजना तैयार की जानी थी। कई प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेश में भारतीय अधिकारियों के प्रचार और भारत में सेंसरशिप के कारण राजनीतिक बंदियों और उनके साथ हो रहे व्यवहार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पा रहा था। उनमें से कई ने यह कहा कि करीब 2.25 लाख से अधिक राजनीतिक विरोधी जेलों में बंद हैं और अनेक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। श्रीमती गांधी के शासन पर हमला बोलते हुए वक्ताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी में उनके नेतृत्व को सुरक्षित करने का जो प्रयास शुरू हुआ था, उसे एक पार्टी के एक तरफा शक्ति की सुरक्षा तक बढ़ा दिया गया। हालांकि भारत में स्वच्छंदता चाहने वालों का वक्त बहुत बुरा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सरकार के उस अधिकार को सही ठहराया जिसके तहत वह राजनीतिक विरोधी को बिना सुनवाई जेल भेज सकती थी। 4-1 के उस फैसले ने सरकार के उस दावे का समर्थन किया। 1975 में लागू इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक बंदियों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं था, जिसके तहत वे निचले अधिकरणों में आज़ादी के लिए अपील कर सकते थे। 7 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने 43 बंदियों की याचिकाओं पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की इजाज़त दे दी थी। अदालतों का कहना था कि भले ही वे मौलिक अधिकारों के आधार पर हिरासत में लिए जाने के आदेशों को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन वे यह तय करने का अधिकार रखते हैं कि आदेश नेक नीयत से दिए जाएं और प्राकृतिक न्याय तथा समान कानून की कसौटी पर खरा उतरें। संविधान का अनुच्छेद 226 इमरजेंसी की शक्तियों के अंतर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता, जिसके तहत उच्च न्यायालयों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश दिए हों और जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नीरेन डे ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान राज्य का हित व्यक्ति से ऊपर रखा जाना चाहिए, चाहे मौलिक अधिकारों की ही बात क्यों न हो। दूसरी तरफ वकील शांति भूषण की दलील थी कि व्यक्तिगत स्वच्छंदता जैसे कुछ अधिकार संविधान का उपहार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की एक मौलिक अवधारणा है जिन्हें इमरजेंसी द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश को देखते हुए किसी भी व्यक्ति का यह अधिकार नहीं बनता कि वह हिरासत में लिए जाने के किसी आदेश की वैधता को चुनौती देने की अर्जी दे, और इस प्रकार मीसा में संशोधन कर हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को उसका कारण बताने की बाध्यता को समाप्त करना संवैधानिक रूप से मान्य है। A.N. रे और M.H. बेग, Y.B. चंद्रचूड़ और P.N. भगवती ने बहुमत का साथ दिया, जबकि H.R. खन्ना ने विरोध किया। रे की दलील थी कि व्यक्तिगत स्वच्छंदता समेत सभी मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और संविधान के अंतर्गत उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के उपचार के लिए पहले से कोई समान कानून अस्तित्व में नहीं था और समान कानून का कोई अधिकार नहीं था जो मौलिक अधिकार के जैसा हो और मौलिक अधिकार से अलग अधिकार के रूप में जिसका अस्तित्व हो। कानून के शासन का मतलब मुक्त समाज नहीं होता। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए इस अधिकार को निरस्त किए जाने का मतलब यह था कि इमरजेंसी के प्रावधान इमरजेंसी के दौरान अपने आप में ही कानून के शासन के समान थे।
संवैधानिक नियम के शासन के अलावा अन्य कोई भी कानून का शासन नहीं हो सकता, या इमरजेंसी के दौरान संवैधानिक प्रावधानों को किसी भी कानून से अमान्य नहीं किया जा सकता है। भगवती ने कहा कि संकट के समय यह उक्ति लागू होनी चाहिए कि सार्वजनिक सुरक्षा ही सर्वोच्च कानून है। यह आवश्यक नहीं था कि इमरजेंसी लगाए जाने को सही ठहराने के लिए कोई बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी हो। ऐसे किसी भी खतरे का सिर पर होना ही उस संकट के लिए पर्याप्त है। बेग ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का कोई भी मामला कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया है। अपने अल्पमत आदेश में खन्ना ने कहा कि संविधान किसी भी प्राधिकार को यह अधिकार नहीं देता कि वह हाई कोर्ट से जारी किए जाने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश को रोक सके। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी राज्य के पास किसी व्यक्ति से उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता के कानून के आदेश के बिना छीनने का अधिकार नहीं है। यही एक अराजक समाज और कानून के आधार पर चलने वाले समाज के बीच का अंतर होता है। यदि सरकार की दलील को मान लिया जाए तो कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को कानून के आदेश के बिना अनिश्चित समय तक हिरासत में रख सकता है। ऐसी चीज़ें वास्तव में हुई या नहीं, यह प्रश्न नहीं था। ऐसी बातें सरकार की दलील को स्वीकार किए जाने का ही परिणाम थी। यह फैसला आश्चर्यजनक था और कई लोग निराश हुए, क्योंकि माना यह गया कि चंद्रचूड़ और भगवती बंदियों का पक्ष लेंगे और बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर 3-2 से सकारात्मक फैसला आएगा। बहुमत के साथ खड़े एक जज ने यह देखा कि एक के बाद एक वकील यह आशंका जता रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान कार्यपालिका कैदियों को मार पीट कर भूखे तड़पा सकती है और अदालत का ऐसा ही फैसला आया तो उन्हें गोली से भी उड़ा सकती है। हालांकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि मुक्त भारत पर कभी ऐसी किसी घटना का धब्बा नहीं लगा था और उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह उम्मीद गलत साबित हुई जब टॉर्चर की दर्जनों घटनाएं सामने आने लगी। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। नंगे बदन को हील वाली कांटेदार बूट से कुचला जाता था। पैरों के तलवे पर छड़ी बरसाई जाती थी। घुटने से लेकर पंजे तक की हड्डी पर पुलिस की लाठियां घुमाई जाती थी। पीड़ित को घंटों तक छोटी सी जगह में पैर मोड़कर बिठाया जाता था। रीढ़ की हड्डी पर डंडे बरसाए जाते थे। दोनों कानों पर तब तक तमाचे जड़े जाते थे जब तक कि पीड़ित होश खो न बैठे। राइफल के बट से पिटाई, शरीर के अंदर बिजली के नंगे तारों को घुसाया जाता था। सत्याग्रहियों को नंगे बदन बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था। सिगरेट या मोमबत्तियों से त्वचा को जलाया जाता था। खाना पानी और नींद के बिना तड़पाया जाता था। पीड़ित को उसी का मूत्र पिलाया जाता था। उसे हवा में किसी हवाई जहाज की तरह कलाई को पीछे की तरफ रख कर बांध दिया जाता था। पीड़ित के हाथों को पीछे की तरफ कर रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे पुली से बांधकर उसे कुछ फीट तक ऊपर उठाया जाता था। इस तरह वह हवा के बीच लहराता रहता था, जबकि वह पीछे की तरफ बंधा होने से लटका रहता था। यह सब पूरे इंतजाम के साथ किया जाता था। किसी बंदी को चारों ओर से 10 से 12 पुलिस के जवान घेर लेते थे और किसी न किसी तरीके का टॉर्चर करते थे। यदि उसके शरीर पर कोई निशान दिखता था या पीड़ित की हालत खराब रहती थी तो पुलिस इस डर से उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती थी कि डांट पड़ेगी। अगर कोई सर्च वारंट जारी किया जाता था तो पुलिस पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया करती थी। मीसा अब अधिकारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया, क्योंकि इसके तहत गिरफ्तार किए जाने वालों को न्यायिक निदान नहीं मिलता था। लॉरेंस फर्नांडीज को उनके भाई जॉर्ज फर्नांडीज के बारे में पूछताछ करने के लिए बंगलौर स्थित उनके घर से उठाया गया था। उनकी कहानी उनके ही शब्दों में कुछ इस प्रकार है। मई 1976 की उस रात मैंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त होगा और मैं गेट की तरफ बढ़ गया।
फ़ौरन मैंने घर के बाहर खड़ी पुलिस जीप को देख लिया। नाम पुकारने वाला एक पुलिस अफसर था जो सादे कपड़ों में था। उसने मुझे बताया कि पुलिस कोर्ट में दायर माइकल की याचिका के संबंध में मेरा बयान दर्ज करना चाहती थी। माइकल मेरे छोटे भाई जो भारतीय टेलीफोन उद्योग में इंजीनियर थे और मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए थे। मुझे लगा कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इस वजह से अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को बताए बिना ही मैं उनके साथ चला गया। 1 घंटे तक पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया और फिर मुझे जासूसों के एक दल के पास ले गए। वहाँ अचानक किसी ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। कई मिनट तक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया रहा। जब मुझे होश आया तब तक वे मुझे निर्वस्त्र कर चुके थे। वहाँ करीब 10 लोग थे, अर्थात 10 पुलिस वाले थे, और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। 4 लाठियाँ टूट गईं। वे मेरे शरीर के हर अंग पर वार कर रहे थे। मैं फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। मैंने भीख मांगी, रेंगने लगा और फिर से रहम की भीख मांगी। इस बीच वे मुझे किसी फुटबॉल की तरह लात मारते रहे। फिर न जाने कहाँ से उन्होंने लकड़ी की एक छड़ी निकाली, यह भी टूट गई और मैं दर्द से चीख उठा। इसके बाद आखिरी हमला किया गया। मैं फर्श पर पेट के बल गिर पड़ा था और उन सब ने मुझे बरगद के पेड़ की जड़ से पीटना शुरू कर दिया। मैं अर्ध मूर्छित और पूर्ण मूर्छित अवस्था के बीच झूलने लगा। सुबह के करीब 3 बजे प्यास से मेरी नींद खुल गई और मैंने पानी मांगा। मैं प्यास से मरा जा रहा था और मैंने जैसे ही पानी के लिए भीख मांगी, एक अफसर ने पुलिस के जवानों से कहा कि वे मेरे मुंह पर पेशाब करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा दम जब लगभग घुटने वाला होता तब वे चम्मच में पानी भरकर मेरे होंठ भिगो देते थे। वे जानना चाहते थे कि सितंबर 1975 में जॉर्ज और लीला अर्थात जॉर्ज की पत्नी अपने बेटे के साथ बंगलौर क्यों आए थे। वे यह भी जानना चाहते थे कि क्यों लीला के साथ मैं मद्रास गया था। मेरी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उन्हें लगने लगा कि मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। एक अफसर ने पुलिस के जवानों से जीप तैयार करने को कहा। चलो इसे किसी चलती ट्रेन के आगे फेंक देते हैं और कहेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली। मैंने उस अफसर को अपने लोगों से यह कहते सुना। अब तक मैं लाचार हो चुका था। मेरे शरीर के कई हिस्से टूट चुके थे और मेरी जांघों में भयंकर दर्द हो रहा था। मेरे पैर और हाथ सूज चुके थे। फिर मुझे एक जीप में डालकर मल्लेश्वरम की ओर ले जाया गया। मुझे लगा कि वह अफसर अपनी धमकी के मुताबिक मुझे ट्रेन के आगे फेंक देगा और मैं उसे रहम की भीख मांगने लगा। निश्चित रूप से उन्होंने अपना इरादा बदल लिया था। मुझे बेलिकवल पुलिस लॉकअप में ले जाया गया। अगले दिन वे मुझे फिर से COD अर्थात कोर ऑफ डिटेक्टिव ऑफिस ले गए। वहाँ पहली बार मुझे एक महिला की परिचित आवाज़ सुनाई पड़ी। यह स्नेहलता रेड्डी की आवाज़ थी और वह चीख रही थी। पुलिस ने किसी को मेरी मालिश के लिए बुलाया। उसने मेरे हाथ पैर पर तेल डाला, लेकिन जल्दी ही कह दिया कि वह मेरी हालत नहीं सुधार सकता। उसने अफसरों को सलाह दी कि मुझे अस्पताल ले जाएं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन मुझे एक होटल में ले जाया गया जहां यह बताना था कि जॉर्ज किस कमरे में ठहरे थे। कुछ समय बाद COD लौटने के बाद मैं भूख से तड़प रहा था। मैंने खाना देने की भीख मांग रहा था। बदले में पुलिस के जवान मुझे गालियां दे रहे थे। एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुझे देखा और कुछ दवाइयां लिख दी। अगले कुछ दिनों तक मैं मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में रहा। मुझे अस्पताल भी पुलिस के ही जवान ले जाया करते थे। 9 मई को ज़बरदस्ती मेरे बाल काट दिए गए, दाढ़ी बनाई गई और नहलाया गया, लेकिन मैंने फिर वही बदबूदार कपड़े फिर से पहन लिए। कुछ देर बाद सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले आए और मुझे कार से बाहर ले गए। मैं टूट गया और रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार वे लोग नहीं हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि मेरी गिरफ्तारी चित्रदुर्ग में दिखाई जाए।
जो कि 150 मीटर दूर एक छोटा सा शहर था। लेकिन मुझे दावणगेरे ले जाया गया। यहाँ मुझे बताया गया कि मुझे एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और मुझे उसे बताना होगा कि मुझे उसी दिन बस स्टैंड से गिरफ़्तार किया गया है। फिर मुझे एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया जहाँ खटमल और तिलचट्टे थे। 2 स्थानीय इंस्पेक्टर आए और कहा कि अगर मैंने पुलिस के टॉर्चर के बारे में कुछ भी बताया तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। वे मुझे मजिस्ट्रेट के घर ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इरादा बदल दिया और मुझे पुलिस स्टेशन की कोठरी में लाकर डाल दिया। मुझे बाद में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले जाया गया और खाली पैर ही चलाया गया। मेरे पैर फूलकर सामान्य से दोगुने आकार के हो गए थे। मजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा कि मुझे कब गिरफ्तार किया गया था। मैं हकलाने लगा और अफसरों ने जो तारीख और समय बताया था उसे भूल गया। फिर मजिस्ट्रेट ने खुद ही पूछा कि क्या मुझे कल बस स्टैंड से गिरफ़्तार किया गया था। मैं चुप रहा और मजिस्ट्रेट ने मुझे 20 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। फिर मुझे एक बड़े लॉकअप में एक ऐसे आदमी के साथ डाल दिया गया जो 50,000 रुपये की चोरी का आरोपी था। वह पुलिस वालों पर धौंस जमाता था और जब जी चाहे खाना और सिगरेट मंगवा लिया करता था। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा वह मंगवा देगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर उसके इशारे पर काम करते थे। मैं दोबारा उससे जेल में भी मिला जब उसे दोषी ठहरा दिया गया था। 11 मई को वे मुझे वापस बंगलौर लेकर आए और मल्लेश्वरम लॉकअप में रखा। बाद में मुझे मल्लेश्वरम अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि मेरा एक्सरे किया जाएगा। पुलिस अफसरों ने इसकी इजाज़त नहीं दी और मुझे फिर से पुलिस स्टेशन ले आया गया। अगले दिन एक और अस्पताल ले जाया गया। वह कैंट इलाके का बाउरिंग अस्पताल था जहां डॉक्टरों ने सरसरी तौर पर मुझे देखा और बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मुझे फिर से मल्लेश्वरम लाया गया जहां उन्होंने मुझे दवा देना शुरू किया। इसका नतीजा पेचिश के तौर पर सामने आया। मैं 3 दिन तक बीमार रहा। उन्होंने मुझे कुछ और दवाइयाँ दी। मैं ठीक हो गया। पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी कि मैं 20 तक ठीक हो जाऊं, जब मुझे फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। मल्लेश्वरम में पुलिस अफसर मुझ पर बार बार एक पेय पीने का दबाव डालता था, जबकि एक और कांस्टेबल मुझे इनकार करने को कहता था। अगले दिन एक सीनियर अफसर आया और कहा कि मैंने जितने कष्ट झेले हैं वह उन सब से वाकिफ़ है। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं 20 तारीख को छोड़ दिया जाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब मुझे मजिस्ट्रेट के कोर्ट ले जाया गया तो वहाँ मेरी ज़मानत देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने मजिस्ट्रेट से टॉर्चर किए जाने की शिकायत की। उसने कहा कि उसने मेरी शिकायत लिख ली है। फिर वो मुझे सीधा सेंट्रल जेल लेकर आ गए और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जीप को उस कोठरी तक ले आया गया। मेरी किस्मत ख़राब थी कि वहाँ का वार्डन एक मोटा ताज़ा काला और 6 फीट लंबा आदमी था। उसे देखते ही मैं गिर पड़ा। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, मेरी जेब से बीड़ी निकाली और उस मनहूस कोठरी में मुझे डाल दिया। वो कोठरी अंधेरी और बदबूदार थी और बिजली भी चली गई। फिर मैंने सुना कि कोई बार बार मुझे बुला रहा है। चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे भ्रम हो रहा है, क्योंकि उनमें से एक आवाज़ जानी पहचानी थी। यह मधु दंडवते की आवाज़ थी। मैंने अपने आप को घसीटता हुआ कोठरी के गेट तक लाया और सलाखों को पकड़ लिया। मधु ने कहा, लॉरेंस, तुम हो क्या? जवाब दो, तुम्हें टॉर्चर किया गया? मैंने धीमे स्वर में कहा, हाँ। और बाहर हंगामा मच गया। बंदियों के बीच एक अफवाह फैल गई थी कि बेलगाम जेल से भागे हुए एक कैदी को फिर से पकड़कर यहाँ लाया गया है। जेलों के इंस्पेक्टर जनरल, जेल सुपरिंटेंडेंट और डॉक्टर जल्दी ही वहाँ मौजूद थे। वे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और मुझे लगा कि वे मुझे पागल बना देना चाहते हैं। हालांकि सांस लेने में तकलीफ़ के कारण उन्होंने मुझे बाहर सोने की इजाज़त दे दी। फिर दंडवते और मीसा के अन्य बंदियों द्वारा जेल में भूख हड़ताल कर दी गई। उनकी मांग थी कि मुझे उस भयानक कोठरी से निकालकर किसी बेहतर
जगह पर रखा जाए। ऐसा लगता है कि अगले दिन मेरा छोटा भाई रिचर्ड और मेरी माँ मुझसे मिलने आए थे। मुझे उस मुलाकात की बातें याद नहीं। जेल अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है। अगर मैं आज़ाद हुआ तो जेलों में सुधार के लिए संघर्ष करूँगा। जेल अधिकारी मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल ले आ गए, जहाँ मेरा एक्सरे किया गया और पलस्तर चढ़ाया गया। 22 मई को मीसा का आदेश थमाया गया। बाद में सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे वह मांगा, लेकिन मैंने देने से इनकार कर दिया। मैं जब टॉयलेट में था तब उसने मेरी कोठरी की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वह अपने दल बल के साथ वहाँ आया और मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे चले जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना वादा नहीं निभाया था। उसने मुझे लॉकअप में डालने की धमकी दी और मैंने उससे फायरिंग स्क्वाड के सामने डाल देने को कहा। मैंने कहा, तुम्हारे और मेरे लिए मौत का एक ही मतलब है। स्नेहलता रेड्डी की कहानी भी हृदय विदारक है। एक दुबली पतली लड़की स्नेहलता रेड्डी को 1 मई 1976 को राजनीतिक संदेह के आधार पर बंगलौर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं थे, कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया था। फिल्म देखने वालों के लिए स्नेहलता अनेक पुरस्कार जीतने वाली कन्नड़ फिल्म संस्कार उनके पति पट्टाभी द्वारा निर्मित और निर्देशित की नायिका थी। वह बंगलौर के थिएटर और कला जगत की भी एक जानी मानी हस्ती थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वह जीवन के हर क्षेत्र, समाजवादी नेताओं और बुद्धिजीवियों, भारत और विदेश के थिएटर के कलाकारों, लेखकों, चित्रकारों, जादूगरों और उन सब से कहीं अधिक जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने वाले अनेक युवाओं के बीच जाना माना चेहरा थी। दोस्तों के लिए उसके दरवाजे दिन रात खुले रहते थे। तमाम तरह के लोगों के साथ उसकी दोस्ती और करीबी ने ही उसे जेल पहुंचा दिया था। लंबे समय तक वह जॉर्ज फर्नांडीज़ की दोस्त थी। बदले हुए हालातों में महज उस दोस्ती के चलते ही उसे बड़ी कड़ी सज़ा को भुगतना पड़ा। रातों रात उसकी सुंदर सी दुनिया तबाह हो गई और भय तथा अनिश्चितता का दुःस्वप्न शुरू हो गया। उनकी बेटी नंदना को 2 बार पूछताछ के लिए पकड़ा गया और परिवार पर नज़र रखी जाने लगी। 27 अप्रैल को पट्टाभी अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए लाइट्स का इंतज़ाम करने मद्रास जा रहे थे। शाम 4 बजे नंदना को उसके घर से पूछताछ के लिए तीसरी बार उठाया गया। वह शाम 7 बजे लौटकर आ सके। किसी को भी इसकी सूचना नहीं थी और पूरा परिवार चिंता में डूबा था। अचानक उसके गायब हो जाने से उनका प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। वे बहुत परेशान हो गए। आखिरकार वे रात 9 बजे मद्रास के लिए निकले, जबकि बेटे कोणार्क को छोड़ दिया गया। आधी रात को दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई पड़ी और किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, टेलीग्राम। कोणार्क ने जब दरवाज़ा खोला तो और उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया गया, जबकि भारी तादाद में पुलिस वाले घर में घुस गए। जब पता चला कि पूरा परिवार मद्रास रवाना हो चुका है तो वे उसे खींचकर पुलिस स्टेशन ले आए। ज़्यादातर पुलिस वाले घर के सामानों को अस्त व्यस्त करने, स्नेहलता के 84 वर्षीय पिता और नौकरों से पूछताछ करने के लिए रुक गए। अगली सुबह 6 बजे आखिरकार पुलिस वाले चले गए। मद्रास में रेड्डी परिवार ने पहली बार जब एक खबर सुनी कि उनके पुराने दोस्त आपा राव और उनकी बेटी को उसी दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने फ़ौरन बंगलौर टेलीफोन मिलाया, लेकिन उनका फ़ोन काट दिया गया। आखिरकार एक पड़ोसी से पता चला कि उस रात क्या हुआ था। उन्होंने बंगलौर लौटने का फ़ैसला किया और सामान पैक करने के लिए होटल पहुँचे। बंगलौर पहुँचते ही उन्हें सीधे कार्लटन हाउस ले जाया गया, जहाँ स्नेहलता और उनके पति को रखा गया था। बाकी सबको घर पहुंचा दिया गया। कोणार्क का कुछ अता पता नहीं था। स्नेहा और पट्टाभी पूरी रात सड़क के रास्ते मद्रास जाने और अगले दिन वापस आने के कारण थक कर चूर थे। पूरी रात उन्हें कमरे में बिठाकर रखा गया। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड केवल इतना ही कहता था कि साहब अभी आएगा, लेकिन उस रात कोई नहीं आया।
आखिरकार उन्हें और उनके पति को पूछताछ के लिए अलग अलग कमरे में ले जाया गया। बेपरवाह रहने की रणनीति चाहे जानबूझकर अपनाई गई हो या अनजाने में, लेकिन कारगर साबित हुई। इससे पहले कि एक भी शब्द कहा जाता या एक भी प्रश्न पूछा जाता, स्नेहा ने स्वयं कहा, मेरे बेटे को वापस ले आओ, मेरे पति को छोड़ दो, वादा करो मेरी बेटी को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो मैं जानती हूँ। अब तक रेड्डी दंपति के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था, सिवाय इसके कि उनकी एक भगोड़ा राजनेता से दोस्ती थी। वह भी सब जानते थे, लेकिन उस नई दुनिया के लिए स्नेहा बेहद अनाड़ी थी, जिसमें वे अचानक दाखिल हुई थी। थकी, नींद से बोझिल और अपने बेटे को लेकर परेशानी की हालत के कारण वे फंसाए जाने वाले बयान की कगार तक पहुंच चुकी थी। उनके परिवार को उस कमरे में जुटाया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि वे सब ठीक हैं। फिर सबको घर भेज दिया गया और उन्हें अकेले ही हिरासत में रखा गया। अगला हफ्ता भरोसा देने वाला लग रहा था। स्नेहा से अक्सर पूछताछ की जाती थी, लेकिन उनके पास बताने को ज़्यादा कुछ नहीं था। परिवार को उनके लिए बिस्तर, कपड़े और खाना लाने की छूट दी गई थी। उनसे किसी राजनीतिक बंदी के जैसा बर्ताव किया जा रहा था और परिवार वालों को मिलने की इजाज़त थी। 7 मई की शाम जब पट्टा भी रात का खाना लेकर पहुँचे तो कार्लटन हाउस पर ताला लगा था और वहाँ कोई भी नहीं था। यह मानकर कि उन्हें पूछताछ के लिए कहीं और ले जाया गया होगा, वे वहीं रुककर इंतज़ार करने लगे। रात 10:30 बजे वे घर लौट गए, लेकिन आधी रात को फिर से लौटे। वहाँ अब भी कोई नहीं था, इसलिए वे घर लौट आए और न जाने कितने फ़ोन घुमाए पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उस रात कोई भी नहीं सोया। अगली सुबह एक दयालु लेकिन गुमनाम शख्स ने फ़ोन कर उन्हें बताया कि स्नेहा को जेल ले जाया गया था। झांसा देकर जैसे उनकी पहले गिरफ्तारी की गई थी, उसी तरह उनके परिवार की जानकारी के बिना ही उन्हें धोखे से जेल में लेकर डाल दिया गया। उस दिन देर दोपहर में उन्हें बताया गया कि वे रिहा होने वाली हैं और अपने सामान पैक कर लें। पहले उन्हें एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ले जाया जाएगा। कार्रवाई तब तक सामान्य लग रही थी जब तक कि उन्हें ये शब्द सुनाई नहीं पड़े, आप हिरासत में ली जाती हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जैसे ही उनका परिवार जमानत की रकम जुटा लेता है, वैसे ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। स्नेहा ने एक पुलिस वाले से कहा कि वह उनके पति को फ़ोन कर बता दें कि वे कहाँ मौजूद हैं। वह एक फ़ोन के पास गया और फ़ोन करने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने कोई फ़ोन नहीं किया। उनके परिवार को अगली सुबह तक कुछ पता नहीं चला कि वे किस हाल में हैं। इस बीच दस्तावेज़ों पर दस्तखत हो गए, आदेश पारित कर दिया गया और स्नेहा को वापस कार्लटन हाउस ले जाया गया। अब तक शाम हो चुकी थी। मई के उस दिन गोधूली का समय था जब स्नेहा को उस गंभीर, सर्द और कठोर जेल यानी बंगलौर सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार की शुरुआत हो गई। उनके सामान की गहराई से छानबीन की गई। कैदियों के रजिस्टर में उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए गए तथा निर्वस्त्र कर उनकी जांच की गई। फिर उन्हें एक सर्द हवा के झोंके से ठंडा रहने वाले कमरे में बंद कर दिया गया। बमुश्किल उसमें किसी तरह एक व्यक्ति को रखा जा सकता था। उसके आखिर में टॉयलेट की जगह पर एक छेद था। दूसरे किनारे पर लोहे की ग्रिल वाला दरवाज़ा था। सौभाग्य से उनके पास अब भी अपना बिस्तर मौजूद था। उन्होंने वह रात किसी तरह फर्श पर सोकर गुजारी। उनके डर और डिप्रेशन को उनके परिवार के उपेक्षापूर्ण रवैये ने आक्रोश में बदल दिया, जिसने उन्हें छुड़ाने या उनसे मिलने का भी प्रयास नहीं किया। वे नहीं जानती थीं कि उनके परिवार को बताया ही नहीं गया था अथवा उनका परिवार पूरी रात कितना परेशान रहा, जबकि उस पुलिस वाले ने उन्हें उनका ठिकाना बताने के लिए फ़ोन किया ही नहीं था। अगली सुबह उन्हें पता चला कि वे जेल में हैं और वे जमानत की अर्जी देने के लिए मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने आश्वस्त किया कि जमानत मिल जाएगी, बशर्ते उनका वकील उपयुक्त फॉर्म में उसकी अर्जी दे। वकील को इतना भरोसा नहीं था, लेकिन
वह कोशिश करने के लिए साथ चला गया। अकेले में उसे बताया गया कि यह गैर जमानती केस है। कैद की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। मुकदमा खुल गया। स्नेहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 लगाई गई थी। आखिरकार जब कोई आरोप साबित नहीं हो सका तो सरकार ने उसे वापस ले लिया, लेकिन स्नेहा को जेल में डाले रखा। इस बार उन पर मीसा लगा दिया गया। सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। धीरे धीरे स्नेहा को जेल की हकीकत समझ आने लगी। वे शारीरिक रूप से तबाह हो गई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। किंतु 20 जनवरी 1977 को जेल से रिहा किए जाने के कुछ समय बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे अनेक लॉरेंस और स्नेहलता रेड्डी थे। सब के सब ज़्यादतियों और अत्याचार के शिकार थे। तो यह था इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, कुलदीप नैयर द्वारा लिखित पुस्तक का भाग 11। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।